नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बार फिर से आपके सामने एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु की संरचना के बारे में एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम बोहर मॉडल के बारे में सीखेंगे कि व्हाट इज बोहर मॉडल एंड हाउ इट एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बोहर ने एक ऐसा परमाणु का मॉडल दिया है जिसमें ये कहा गया है कि जो नाभिक है वो इसके केंद्र में होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते हैं। बोहर सेड दैट फर्स्ट नंबर वन इज ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स, certain special orbits known as discrete orbits of electrons, they are allowed inside the atom. मीन्स ये एक स्पेशल डिस्क्रीट ऑर्बिट है, ये दूसरा है, ये तीसरा, इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट हुआ, ये दूसरा ऑर्बिट हुआ और ये तीसरा ऑर्बिट हुआ। और बोहर ने पहले ऑर्बिट को के शेल कहा था। इनको शेल भी बोलते हैं, हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, मतलब इनको हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, ऊर्जा कोश या ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ये दूसरा ऊर्जा स्तर है, ये अंदर वाला के है, तो ये दूसरे को हम एल बोलते हैं और तीसरे को एम बोलते हैं। मतलब ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है और ये तीसरा शेल है। तो पहली बात इन्होंने ये कही थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स दे मूव around in a special orbit known as discrete orbits of electrons and they allowed inside the atom. Second thing, Bohr said that while revolving in discrete orbits, the electrons do not radiate energy. पिछले मॉडल में हमने पढ़ा था, जो रदरफोर्ड का मॉडल था, उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो स्पाइरली मूव कर रहे थे, स्पाइरली, जब वर्तुलाकार कक्ष में थे वो, जबकि इसमें वर्तुलाकार कक्ष नहीं है, ये कंसेंट्रिक रिंग्स है। ये कंसेंट्रिक रिंग्स मींस ये ऐसे रिंग है जिनका केंद्र एक ही है, जबकि इनके पाथ जो है, ऑर्बिट जो है, वो अलग अलग है। इस वक्त जब इन अलग अलग रास्तों में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अलग अलग कोशों में, ऊर्जा स्तरों में जब ये घूम रहे हैं, तो इस वक्त क्या होता है कि इसमें ऊर्जा विकृत नहीं होती है। मींस एनर्जी विल नॉट रेडिएट व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स दे विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डिस्क्रीट ऑर्बिट। तो ये रदरफोर्ड के मॉडल से अलग हुआ, क्योंकि उसमें ये कहा था कि जब वो उन स्पाइरली अरेंज्ड ऑर्बिट्स में घूमते हैं तो उस वक्त क्या होता है, ऊर्जा विकृत हो जाती है, रेडिएट हो जाती है एक्सेलरेशन की वजह से, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। मींस जब इलेक्ट्रॉन, ये सबसे बाहर वाले कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो देखो आप, घूमते 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 ये घूमता रहेगा, कभी भी ऐसा नहीं है कि इसमें ऊर्जा बाहर निकल रही हो, मींस रेडिएशन हो रहा होगा, नहीं, क्योंकि जब ये एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो उस वक्त कोई भी रेडिएशन इसमें से नहीं होती है। अगर रेडिएशन नहीं हो रही है तो ये न्यूक्लियस के ऊपर फॉल कभी भी नहीं करेगा, मींस कभी भी कोलिजन नहीं होगा न्यूक्लियस के साथ। जबकि रदरफोर्ड में हमने पढ़ा था कि जब वो रेडिएशन होती है, एक्सीलरेशन के कारण रेडिएशन होती है, तो वो आते आते गिरते 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 एक टाइम आता है जब वो न्यूक्लियस के ऊपर आके सारे टकरा जाते हैं। अब एक सबसे बाहर वाले कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, बीच वाले कक्ष में 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स इन द मिडल वन ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड इनरमोस्ट ऑर्बिट 1 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, और ये इसका न्यूक्लियस है। मीन्स न्यूक्लियस के बाहर जो पहला जो कक्ष है, पहला जो एनर्जी लेवल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे में जितने बच गए, एक है तो एक है, किसी में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 तक भरेगा ये तीसरा भी। जैसे ही 9 हो जाएंगे तो 9वां वाला वो अगले ऑर्बिट में चला जाएगा, अगले शेल में चला जाएगा, एनर्जी शेल में। तो ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि 2 इसमें है, 8 इसमें, 1 इसमें है, तो 2 और 8 10 और 1 11 है। तो 11 इलेक्ट्रॉन किस परमाणु में होते हैं, किस एटम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो है सोडियम। तो मीन्स ये सोडियम का एटम बन गया। और इसको क्योंकि 1 2 3 एनर्जी शेल वाला
एटम भी है। ये आपका क्वेश्चन भी होता है, बुक में भी है, ये 9th क्लास में भी है, 10th में भी है, +1 में भी काम आता है कि कैसे वो इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं, कैसे वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और क्या उसमें एनर्जी रेडिएट होती है या नहीं होती है, क्या वो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर कोलाइड करेंगे न्यूक्लियस के ऊपर आके जब वो एनर्जी रेडिएट होती है या नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे क्योंकि रेडिएशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन तो हो रहा है, वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन तो हो रहा है, परंतु रेडिएशन नहीं हो रहा। अगर रेडिएशन नहीं हो रहा है तो क्या इसके साइज में कोई फर्क पड़ेगा? अगर इतना बड़ा एटम है क्या इतना ही रहेगा या इसके घूमते घूमते वो छोटा हो जाएगा? जैसे रदरफोर्ड ने बोला था कि पहले इतना बड़ा एटम था, फिर वो छोटा 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 होता गया, इतना कर रह गया। वो मीन्स रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उस मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था वो चेंज हो जाता है, पहले बड़ा हो जाता है फिर छोटा रह जाता है। जबकि बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर विल बी फिक्स्ड, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, और इसलिए ये बोहर मॉडल सक्सेसफुल भी हुआ। और इस सक्सेसफुल की वजह से बोहर को 1922 में नोबेल प्राइज मिला था। 1929 में बोहर को इस एटॉमिक स्ट्रक्चर देने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और बोहर ने आगे जाके 3 बुक्स लिखी थी। पहली बुक्स का नाम है जो उन्होंने लिखी थी द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड थी एटॉमिक थ्योरी और थर्ड थी द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ये जो 3 बुक्स थी बहुत फेमस बुक्स थी, ये हमें पढ़नी चाहिए। इसमें सब कुछ बताया हुआ है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए। और अब अगर आप इन दोनों, ये रदरफोर्ड का मॉडल है, ये रदरफोर्ड का मॉडल है। रदरफोर्ड का मॉडल, इसमें स्पाइरली अरेंज्ड ऑर्बिट्स हैं, और ये वाला हमारा बोहर मॉडल है। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे देखो आपस में आपको दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से वो अरेंज होते हैं। ये इसलिए फेल हुआ क्योंकि इसमें एटॉमिक साइज जो है वो चेंज हो जाता है, कांस्टेंट नहीं रहता। जबकि इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरह का है कि इसमें एटॉम का साइज फिक्स्ड रहता है। थैंक यू।